तो लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने यह समझा कि क्या होता है मैटर और कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है किसी भी एटम का मास। ठीक है, तो हम लोग इसमें करने के पहले देखो, पहले कुछ टर्म करते हैं, पहले लेक्चर मतलब इसमें सीखते हैं। तो देखो, एक टर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं AMU। ये हम लोगों को पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास को नहीं लेते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल होता है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट AMU, या फिर इसका कई बार सिंबल U भी लिखा रहता है, U या फिर AMU, दोनों सिंबल चलता है। तो 1 AMU की जो वैल्यू होती है ये एक्चुअल में होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg में, या फिर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में। ये ग्राम में होता है। ये है क्या, जो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास था। हमने जो लेक्चर 1 पे जो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो मास लिखा तो वही AMU होता है। तो एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है, नियरली सेम है, और वही AMU कहलाता है, और उसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। क्वेश्चन ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी तक हमको बार बार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलना पड़ा था, हम लोग सीधा बोलेंगे AMU। ठीक है, और इन्हीं को क्यों लिया, क्योंकि एटम के मास में देखो, एटम के मास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं किया, अब क्या बचा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है, तो उसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास, मतलब किसी भी एटम के मास का यूनिट AMU। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है AMU। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग अब इसमें समझते हैं मास ऑफ एन एटम, मतलब लिखते हैं मास ऑफ वन एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑब्लिक एन भी हो सकता है, मतलब कुछ भी कर लो, सब एक ही एक्चुअल में। तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल या फिर एक आयन का मास समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के पहले चलो एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास मान लेते हैं, ऐसा एक एग्जांपल समझो, मैं एक एग्जांपल इस चैप्टर में काफ़ी देता रहूँगा, आप उसको समझो। मान लेते हैं कि मैं शॉपिंग करने गया, भाई कोरोना वायरस का टाइम है, तो मैंने बोला कि भाई मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा और मैं खुद जाके अकेले शॉपिंग करके आऊँगा। मैं कुछ मतलब सामान लेने गया, बाहर मार्केट गया, और मैंने देखा कि भाई एप्पल मिल रहा है, और मैंने देखा कि एक एप्पल का मास है नियरली 200 ग्राम। अरे ऐसे तो होता है, अरे 1 किलो सेब में 5-6 तो सेब चढ़ते हैं ना, तो एक सेब नियरली कितने का होता है, 200 ग्राम। मैंने देखा कि एक एप्पल नियरली 200 ग्राम है, और मेरे पास सपोज करते हैं कि 10 एप्पल है। तो 10 एप्पल है, तो मेरे से अगर कोई पूछे कि बताओ टोटल मास कितना है, मतलब कितना किलो एप्पल है ये, तो एक सेब का मास 200 ग्राम और 10 सेब है, तो क्या करेंगे। देखो, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप तुरंत आंसर बता दोगे मुझे पता है, पर मेरा फोकस आंसर पे नहीं है, मेरा फोकस प्रोसेस पे है, क्या किया इस पे फोकस है। जो किया वही यहाँ करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो होता क्या है कि आप रियल लाइफ में कोई चीज़ यूज़ करते हो तो आप उसके लिए यूज टू हो जाते हो, आप यूज टू हो गए कि ऐसा ऐसा करना है। पर ये जो है एक्चुअल में ये आप लोगों के लिए नया है, तो अभी आप इसके लिए यूज टू नहीं हुए, तो अभी आपको उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो अभी आपको आंसर पता होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को आंसर, इवन सबको आंसर पता होगा, पर आंसर से मुझे मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्या किया, और जो यहाँ किया वही यहाँ करेंगे। तो क्या किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या किया आपने बोला कि सर एक एप्पल का मास 200 ग्राम है और 10 एप्पल है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2000 ग्राम या फिर 2 kg आ जाएगा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया। जो वहां किया आपने यहाँ क्या किया, एक के मास को जितने थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अरे एक के मास को जितने थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया मास। ऐसे तो निकालोगे 2 kg, सबको पता होगा आंसर। जो वहां किया वो यहाँ कैसे करते देखो, तो क्या होता है,
जो भी मास होगा, मतलब एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा, जो भी होगा एक्चुअल में उसका मास, तो ये क्या होता है, ये होगा मास नंबर। और अब मास नंबर को क्या है, एमयू से मल्टीप्लाई करोगे। एमयू क्या, अरे भाई एमयू एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का मास होता है। तो एमयू एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास होता है। तो जो भी मास नंबर आएगा उसको आप एमयू से मल्टीप्लाई करोगे। मास नंबर मीन्स एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जो भी होगा उसको एमयू से मल्टीप्लाई करना है। एमयू की वैल्यू अभी जस्ट लिखवाया है थोड़ी देर पहले, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में। ठीक है, तो ये आपका होगा इसका फॉर्मूला। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल करते सब समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास मान लेते हैं कार्बन, कितना है मास नंबर, अरे मास नंबर कितना है 12। अगर 1 कार्बन एटम का, मतलब 1 कार्बन एटम का मास पूछा है तो सिंपली कितना है मास नंबर 12, तो आप बोलोगे 12 एमयू। बस इतना ही करना है, एक कार्बन एटम का मास है 12 और आगे एमयू। अब आप बोलोगे सर अगर मान लो ऑप्शन ग्राम में या किलोग्राम में दिया होगा तो क्या करना होगा। देखो पहला आपके मन में डाउट होगा सर एमयू में लिखेंगे चलेगा, एकदम चलेगा। पर अगर मान लो, अब देखो पहले 10 तक में क्या होता है, आप जो लिख दिए सही है, पर अभी आपको ऑप्शन दिया होता है। पर मान लो अगर एग्जाम में ऑप्शन ग्राम में दिया है तब क्या करेंगे, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में भी दिया हो सकता है। देखो एक एटम का मास क्या होता है, मास नंबर इंटू एमयू, तो 12 एमयू। अब एमयू की वैल्यू क्या होती है, अगर इसको ग्राम में लिखना है, एमयू इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऐसे किसी का भी कर सकते हो, जो आपको मन करे। कुछ बड़ा कर लेते, बड़ा मरकरी, लोगों को मरकरी बहुत पसंद आता है भाई, चलो मरकरी कर लेते हैं। मरकरी बचपन से देखते हैं थर्मामीटर में, तो अगर 1 मरकरी एटम है और इसका मास निकालना है, 1 मरकरी एटम का मास निकालना है, तो मास नंबर कितना है 200, तो इसका आंसर है 200 एमयू। अगर ऑप्शन एमयू में दिया है तो यही आंसर है, पर अगर ऑप्शन ग्राम में दिया है तो क्या करोगे, 200 और एमयू की जगह ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मास नंबर इंटू क्या होगा आपके पास मतलब एमयू और ये इसकी वैल्यू। ठीक है, और कोई मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं। चलो वाटर को ले लेते हैं H2O। अच्छा वाटर के अगर आपको मान लो बोला कि मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, मतलब 1 H2O मॉलिक्यूल मास, कि एक H2O मॉलिक्यूल का मास देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल। लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते, मैं कितना सिंपल बता रहा हूँ। सिंपली एमयू की वैल्यू रखो, आ गया फटाफट। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 2। ठीक है, तो 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 2, तो वाटर का मास कितना होगा 18। आप कुछ भी ले सकते हो, एटम होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल, अरे हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, तो टोटल होगा 18। मास नंबर याद नहीं करना होता, न्यूमेरिकल में दिया होता है। वाटर फेमस इसलिए मैंने इसको लिख दिया 18 एमयू। ये एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास होता है। ठीक है, और अगर इसको ग्राम में लिखना है सो दिस विल बी 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, ये इसका आंसर आएगा। फिर आगे करते हैं, और कोई चलो ले लेते हैं। और क्या लोगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज लोगों को लेने में बहुत मजा आता है। ग्लूकोज C6H12O6, इसका मास नंबर आप कैलकुलेट कर लो। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, कैलकुलेट करो तो मेरे अकॉर्डिंग 180 आएगा। ठीक है, अब अगर आपको बोला 1 मॉलिक्यूल का मास निकालना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा 180 एमयू। ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो एमयू की वैल्यू पुट कर देना। आप ऑलरेडी इतना करवा दिया तो आप इसके आगे कर लोगे। अगर इसको ग्राम में निकालना है तो एमयू की वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल के
मास को कैसे निकालते हैं, तो वो होता है सिंपली मास नंबर इनटू एमयू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब नीचे एक हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें पूरा समझ लिया हम लोगों ने। एक क्वेश्चन लिखते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स इज 6.66 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स इज 6.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। फाइंड द मास नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, तो x के एक एटम का मास दिया है, उसका मास नंबर बताना। वही जो मास नंबर जिसको आप एटॉमिक वेट बोलते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है, जो क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक्चुअल में वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, या उसको इसलिए बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, तो देखो क्या होगा ये, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा ये, मास ऑफ वन एटम, तो क्या होता है मास नंबर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं एमयू से। ठीक है, मास ऑफ वन एटम कितना है 6.66 10⁻⁻23 ग्राम। मास नंबर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और एमयू की वैल्यू क्या होती है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इसको इससे कट कर देंगे, दिस विल बी 10⁻⁻1। नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा। सो मास नंबर, देखो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, मैथ्स है, और कैलकुलेशन तो इवन बच्चों को मतलब जब बच्चा 3 साल का होता है तब से कराते ना 1 और 1, तो बताओ बेटा कितना हुआ, तो बेटा बोलता है 2। अरे होता है ना, ये बच्चा जब 3 साल का होता है तब से करवाते हैं। तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन करवाना या सिखाना केमिस्ट्री वालों का काम नहीं है, मेरा काम है केमिस्ट्री पढ़ाना। आपको मैथ्स आना ही चाहिए, और बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। मैथ्स में कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आपने क्लास 10 तक के जो भी मैथ्स पढ़ा उसको रिवाइज करो। हम लोग कुछ ऐसा मैथ्स यूज़ नहीं करेंगे कि बहुत बड़ा कैलकुलस या बहुत बड़ा कुछ मतलब जो आपको नहीं पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री या कोऑर्डिनेट, कुछ वैसा यूज़ नहीं कर रहे। सिंपल सा कैलकुलेशन जो क्लास 10 तक के बच्चों को आना ही चाहिए। 10th पास किया है खुद से तो आना ही चाहिए। ठीक है, बाकी अब नहीं मतलब या तो चीटिंग से पास हुआ या फिर कुछ और तो अलग केस, अदरवाइज आना ही चाहिए। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे कर रहे आपको आना ही चाहिए, नहीं आता तो मैथ्स रिवाइज करो। ठीक है, और बाकी कैलकुलेशन देखो करना या सिखाना वो केमिस्ट्री का काम नहीं है, वो मैथ्स है वो। तो ये इसकी वैल्यू, और दिस इज अप्रॉक्सीमेट 40। ठीक है, तो इसका मास नंबर अप्रॉक्सीमेट 40 होगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। ये जेईई मेन का आया हुआ क्वेश्चन था, ये मैंने अभी जो कराया ये जेईई मेन में आया है। तो जेईई मेन में ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा थोड़े ना कि बहुत डिफिकल्ट, सिंपल से क्वेश्चन, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या है कि एक्स का जो मास नंबर है उसको हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये तो हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मोल क्या होता है, मोल। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने पूछा मोल क्या होता है, तो मोल बोलते ही अगर आपके दिमाग में आता है मोल इज 6.023 इंटू 10⁻23। तो एक्चुअल में आपको थोड़ा सा पता है, पर अगर आपसे पूछे, मान लो आप क्लास मतलब 10th में भी आजकल वैसे मोल सबको रहता है, 9th या 10th में कभी ना कभी रहा होगा। मान लो आप क्लास 11th में और आपसे पूछा मतलब कि व्हाट इज मोल, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आपने लिखा मोल इज 6.023 इंटू 10⁻23, तो उसके नीचे ऐसे क्रॉस और मिलेगा 0। ठीक है, ये मोल नहीं होता है, ये तो आपने मोल की वैल्यू बताई है। ये वैसे है कि मैंने आपसे पूछा कि बताओ, मतलब आपसे मैंने पूछा कि बताओ बेटा आपका नाम क्या है, तो आप बोल रहे हो कि
सर मेरे पापा का नाम ये है, मेरे पापा यहाँ जॉब करते हैं, और सर मुझे साइंस बहुत पसंद है। ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये व्हाट इज़ मोल, ये नहीं व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ मोल। मोल की वैल्यू नहीं पूछा, मैंने पूछा मोल क्या है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करना होता है। तो मोल अब है क्या, देखो इंडिया के सारे बोर्ड में पढ़ाया जाता है क्लास 10 तक। ठीक है, हो सकता कोई बच्चा बोले सर हमको नहीं पढ़ाया गया, अरे आजकल सब में रहता है, मैंने देखा रखा है बुक, मुझे पता है। तो मोल क्या होता है, देखो मोल का एक डेफिनेशन लिखवाया क्या होगा। हाँ, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, ये मैं इस पर एग्री कर सकता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, पर मैं भी आपको समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा। तो ये चीज़ मैं एग्री कर सकता हूँ आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, तो अब मेरा काम ही है आपको समझाना। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो केमिस्ट्री में, तो वो मेरी मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि चलो मेरा समझाने में थोड़ा फॉल्ट हो सकता है, पर मान लो कैलकुलेशन नहीं आता तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है केमिस्ट्री समझाना, मेरा काम है केमिस्ट्री बताना। हाँ, मोल का डेफिनेशन क्लास 10 तक में रहता है, कई बार बच्चों को समझ में आ जाता है, पर मतलब कुछ बार आ जाता है कुछ लोगों को, पर मोस्ट ऑफ द टाइम समझ में नहीं आता है। तो हम लोग वही देखेंगे कि क्या होता है मोल एक्चुअल में। तो देखो होता क्या है, तो अगर आप 12 ग्राम अगर आप कार्बन लेते हो, अब आप वही होता है कि भाई कैसा कार्बन, तो आप लोगों को पता होगा आइसोटोप। तो कार्बन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, तो कार्बन का वो आइसोटोप लेना है जिसमें क्या होता है, जिसका मास नंबर होता है 12। तो अगर आप 12 ग्राम कार्बन का C12 आइसोटोप लेते हो और उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही मोल होता है। तो अब आप बोलोगे सर कार्बन ही क्यों लिया, तो देखो अब समझते हैं। देखो सबसे पहले तो मेंडलीव्स जो था, अरे मेंडलीव्स भाई जिसने पहले पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन क्योंकि पहला एलिमेंट था। बाद के साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन को ले लिया, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ में ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं, मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा। अर्थ का मतलब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर भाई मिट्टी, हाइड्रोस्फीयर पानी, और बायोस्फीयर। ठीक है, सबको मिला के होता है। अर्थ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता था तो उन लोगों ने ऑक्सीजन को ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है, नो डाउट, अच्छी बात है, पर हम लोग जब केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हमने देखा कार्बन के बने हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कार्बन के बने, और कार्बन का हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल में यूज़ है। तो बाद में साइंटिस्ट लोगों ने कार्बन को ले लिया। ठीक है, आपस में मतलब मीटिंग हुआ, उससे डिसाइड हुआ मतलब कार्बन लेना। किसने डिसाइड किया, बोलोगे सर किसने डिसाइड किया, IUPAC। बोलोगे IUPAC क्या होता है, अरे वही IUPAC जो क्लास 10th में नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। किसको कैसे डिफाइन करना है, किसकी मतलब क्या स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है, या फिर क्या करना है केमिस्ट्री में, वो ये डिसाइड करता है। अब कार्बन स्टैंडर्ड एलिमेंट, और भाई साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कार्बन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कार्बन को लेना है, तो ये जो डिसाइड करते हैं हम लोग वही फॉलो करते हैं। केमिस्ट्री में कोई भी रूल आता है, कौन डिसाइड करता है, IUPAC। ठीक है, कोई भी रूल हो, सिर्फ नॉमेनक्लेचर नहीं होता, कोई भी रूल आएगा तो कोई एलिमेंट मान लो डिस्कवर्ड, उसका क्या नाम रखना, IUPAC डिसाइड करता है। एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का सिंबल सब यही डिसाइड करता है। तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखते हैं मोल क्या होता है। तो लिखो मोल पहले क्या है, लिखो मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू number of atoms present in 12 gram C12 12 gram C12 isotope of carbon। वही 12 ग्राम C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन में जो भी नंबर ऑफ एटम, फिर मैं रिपीट करता हूँ क्या, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू
number of atoms which is equal to number of atoms present in 12 gram C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन के C12 आइसोटोप के अंदर जितने भी एटम होते हैं वही मोल होता है, ठीक है, वही मोल होता है। मोल को समझने के पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखो, वही फिर से सेब वाला, एप्पल वाला, ठीक है। एक एप्पल का मास 200 ग्राम, और सपोज करते हैं मैंने 5 केजी एप्पल खरीद लिए। कितना एप्पल है? टोटल एप्पल कितना है? 5 केजी। अब मेरे से भाई कोई पूछे कि बताओ इसमें कितने एप्पल है, मतलब कोई पूछे कि बताओ कितने एप्पल है, तो आंसर तो मुझको पता है, आंसर आपको भी पता है कि 5 किलो में बताओ कितने एप्पल है। फिर से रिजल्ट से मुझे मतलब नहीं है, मेरा सारा फोकस है किस पे? प्रोसेस पे। क्योंकि सेब और जो वेजिटेबल होते हैं आप इसके यूज टू होते हो, तो आप इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हो। तो इससे हम लोग केमिस्ट्री को कंपेयर करेंगे, फिर केमिस्ट्री के भी आप यूज टू हो जाओगे धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे, आपको नॉर्मल लगेगा। तो क्या है, अब देखो मेन ये है कि क्रिया कैसे है। तो नंबर ऑफ एप्पल कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर जितना एप्पल का मास है 5 केजी मतलब 5000 ग्राम, इसको 1 के मास से डिवाइड कर दो। ऐसे ही तो करते हैं, जितना मास है उसको 1 के मास से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? 25। जो यहाँ किया वही आपको केमिस्ट्री में करना होता है, ये बात को ध्यान रखना है। तो कैसे करना है देखो, 1 कार्बन एटम का मास, अभी थोड़ी देर पहले तो लिखवाया 12 MU, ठीक है। टोटल मास लेने के लिए कितना बोल रहा है? टोटल मास कितना लेना है? 12 ग्राम। अरे बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम जो 12 ग्राम में होगा वही आपका मोल होगा, तो टोटल मास 12 ग्राम लेने के लिए बोल रहा है। तो क्या आपके पास नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे? देखो नंबर ऑफ एप्पल कैसे निकले? टोटल एप्पल के मास को आपने 1 के मास से डिवाइड किया, तो वही क्या आपको करना है कि जो टोटल मास है कितना है? 12 ग्राम, इसको 1 के मास से डिवाइड करना है, तो 12 से 12 कट गया, ठीक है। ऊपर क्या है? ग्राम, नीचे एमयू, एमयू की वैल्यू पुट करेंगे 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया। जो ऊपर जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये नंबर ऑफ एटम आएंगे। ये सारा कैलकुलेशन किसने किया? ये सारा कैलकुलेशन किया एवोगैड्रोस ने, एक इटालियन साइंटिस्ट था, उसने ये सारा कैलकुलेशन किया, तो इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम लोग एन और कैपिटल एन और नीचे कैपिटल ए से लिखते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन किया एवोगैड्रोस ने, तो हम लोग इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इटालियन साइंटिस्ट इसने सारा कैलकुलेशन किया, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो यही आपका होता है मोल। तो मोल क्या होता है? आपका वही नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। यहां तक तो चलो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो कुछ बातों को और समझते हैं। सबसे पहला कि वैल्यू के बाद देखो, हम लोग सिर्फ वैल्यू की बात करें, वैल्यू की यूनिट पे मत जाना, सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं। तो याद रखना है कि जो एवोगैड्रोस नंबर था Na, ये 1/mu के इक्वल होता है, ठीक है। वैल्यू की बात करें, यूनिट नहीं लेना है, ठीक है। इससे वैल्यू की बात करें, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू की बात, ठीक है। दूसरी बात कि मोल का यूनिट क्या होता है? आप बोलोगे यूनिटलेस, नहीं, यूनिटलेस नहीं है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करता है। देखो जो भी यूनिट होते हैं, मतलब जितने भी यूनिट, वैसे यूनिट के बारे में फिजिक्स में पहला चैप्टर ही होता है यूनिट एंड डायमेंशन, वहाँ पे करवाया जाएगा आपको। फिजिक्स का जो बुकलेट या जो स्टडी मटेरियल दिया गया होगा या फिर जो आपके पास होगा, उसमें एक चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट में भी क्या होता है? 2 टाइप की यूनिट होती है। कौन कौन से? एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डेराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब वो अपने आप में ही सफिशिएंट होते हैं,
और बाकी यूनिट उससे निकलते हैं। मतलब बाकी कोई, जैसे कि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, मास का यूनिट केजी होता है। अब बाकी जैसे वेलोसिटी निकालोगे तो मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन निकालोगे तो मीटर पर मतलब पर सेकंड स्क्वायर, तो बाकी सब इससे डिराइव होता है। तो साइंस में 7 फंडामेंटल यूनिट है जो अपने आप में खुद एक यूनिट होते हैं, बाकी जो यूनिट होते हैं वो उससे डिराइव होते हैं। तो उन 7 यूनिट में मोल भी एक यूनिट है। केमिस्ट्री में आगे चल के हम लोग रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो मोल के टर्म में ही होता है वो। तो इसलिए मोल एक फंडामेंटल यूनिट है जिससे हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं। तो उसको यूनिटलेस नहीं बोलना है, वो अपने आप में खुद एक यूनिट है, ठीक है। वो खुद एक फंडामेंटल यूनिट है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करता है। तो चलो मैंने 3 बता दी, तो एक चौथा होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट होता है मोल। 5th टेम्परेचर जिसका यूनिट होता है केल्विन, ठीक है, केल्विन। 6th यूनिट आपके पास होता है आपका करंट जिसका यूनिट होता है एम्पियर। और 7th होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अरे भाई बल्ब दिखता है ना, तेज जल रहा धीमा जल रहा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको लिखते हैं कैडिला से, ठीक है। ये 7 यूनिट होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूज आपको क्लास 12 तक नहीं पड़ता, वो आगे का है, पर साइंस की बात हो रही है तो साइंस में बस यही यूनिट होते हैं 7, बाकी सारी यूनिट इससे डेराइव होती है। तो ये ध्यान रखना, मोल अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करता है। तो Na की वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। हो सकता है किसी की बुक में 6.022 दिया हो, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एक्चुअल में आगे कैलकुलेशन को हम लोग जल्दी से करने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेट उड़ा देंगे, बस इसको 6 भी ले सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी करने के लिए। तो 0.022 दिया, 0.023 दिया है, सब सही है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो ये मोल की वैल्यू होती है। तो अब देखो मोल तो हमको चलो भाई समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये है क्या, ये देखो वही समझो कि रियल लाइफ में हम लोग चीज़ों से यूज टू होते हैं, हमको पता होता है भाई ऐसा है। आप मोल से भी यूज टू नहीं हुए, मतलब मोल से भी आपकी दोस्ती नहीं हुई, मतलब जैसे आपकी दोस्ती हो जाती है रियल लाइफ के नंबर से, वैसे मोल से भी दोस्ती होगी, तो आपको चीज़ें सिंपल लगेगी। चलो कुछ चीज़ें समझते हैं। क्या क्या समझते हैं? पेयर, अरे पेयर का मतलब कितना होता है 2, बोलते ना कि मतलब जैसे 2 चीजें तो 1 पेयर, 4 चीजें तो 2 पेयर, पेयर मतलब 2 होता है, ठीक है। अच्छा एक टर्म होता है दर्जन। अरे दर्जन भाई देखो हिंदी में तो दर्जन बोलते हैं, इंग्लिश में डजन, ठीक है, डजन बोल दो, दर्जन बोल दो, जो बोलना चाहो बोल दो, डजन दर्जन जो बोलना चाहो। कितना होता है 12। आप इन दोनों के अरे डेली लाइफ में यूज करते ना, तो वैसे होता है मोल। देखो आप बस समझते रहो, आपको पूरा फीलिंग आ जाएगा। जैसे वो, जैसे ये, वैसे ये, सब एक ही जैसे। देखो पेयर का मतलब 2, ठीक है। सपोज करते हैं हमारे पास 10 मार्कर है, तो 2 का अरे पेयर बनता है, तो कितने पेयर मार्कर? आप बोलोगे 5 पेयर। अरे भाई पेयर का मतलब 2, तो 10 मार्कर है, तो कितने पेयर मार्कर है? आप बोलोगे 5 पेयर मार्कर है, ठीक है। चलो पेयर का यूज भी थोड़ा कम कर दो कि चलो पेयर पे एक एग्जांपल बोलते हैं, दर्जन पे आते हैं। दर्जन तो भर भर के यूज करते होगे। अरे जाते हो दुकान वाले के पास, बोलते हो भाई 2 दर्जन अंडे देना, बोलते हो ना कि भाई 2 दर्जन अंडे देना। या केला लेने गए, भाई ऐसा करना कि 1 दर्जन केला दो, हाफ दर्जन केला दो, ठीक है। आप इस नंबर के यूज टू हो गए, आपको सब पता, फटाफट आपके दिमाग में कैलकुलेशन होता है, और आप इसका इतने यूज टू हो गए कि आपको टाइम नहीं लगता। मतलब जब दर्जन की बारी आती है तो आपका कैलकुलेशन कंप्यूटर से भी तेज चलता है। क्यों? क्योंकि आप उसका यूज टू हो गए हो, आप उसका इतना यूज करते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, फटाफट फटाफट सॉल्व कर देते हो। तो जैसा यूज टू इसमें हो गए वैसा उसमें। अरे ये और वो एक ही है, हाँ ये और वो एक ही है। ऐसा नहीं सोचना है कि मोल है तो सिर्फ एटम मॉलिक्यूल, नहीं भाई, मोल तो एक नंबर है, ये वो कुछ भी हो सकता है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है। मैंने ऐसा बोला कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी।
अभी समझते हैं, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। पहले समझो, पहले देखो, इसको समझेंगे और फिर इसको समझेंगे, ठीक है। आपके पास अगर 36 अंडे, अरे भाई दुकान में गए, बोले कि भाई एक काम करो 36 अंडे दो, मतलब तो दर्जन फटाफट कैलकुलेट हो जाता है ना दिमाग में। अब मैंने जैसे बोला 36 अंडे, मतलब 36 अंडे दो, आपको इसका आंसर भी पता होगा कि भाई कितने दर्जन है। पर अभी आपको कितनी बार बोला है कि भाई आंसर से मतलब नहीं है, प्रोसेस को समझोगे तो जैसे यूज टू एस में हो वैसे यूज टू उसमें होगे, प्रोसेस पे सारा फोकस करना है। तो आपको बोला 36 अंडे, आपने बोल दिया कि भाई ये कितने दर्जन है, आपने तो निकाल लिया भी होगा। पर मेरा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कैलकुलेशन स्लो है, तो मैं भाई प्रोसेस से करूंगा। 36 अंडे थे और एक दर्जन में 12 होते हैं, तो कितने दर्जन है? 3। सबको आंसर पता था 3, पर मुझे आंसर से मतलब नहीं था, मुझे मतलब है आपने टोटल अंडे को एक दर्जन से डिवाइड किया, ठीक है। मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने भाई बोला कि चलो एक काम करो 12 बनाना दो। अरे केला लेके आते ना, मैंने कहा भाई चलो 12 केला दो। अरे होता ना ठेले वाले का, भाई 12 केला दो ऐसे, तो कितने दर्जन हुए? अरे सबको पता है कि भाई 12 केले में कितने दर्जन होते, पर कैलकुलेशन से मतलब रिजल्ट से इंपॉर्टेंट कैसे किया। तो 12/12 एक दर्जन आ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको दर्जन निकालना होता है, इसका मतलब ये है अगर आपको दर्जन निकालना होता है तो आप किससे डिवाइड करते हो? भाई 12 से डिवाइड कर देते हो ना। अगर आपको दर्जन निकालना है तो आप किससे डिवाइड करते हो? 12 से डिवाइड करते हो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं मैं अंडे ही लेने गया, अंडे सबसे ज़्यादा इजीली मैंने बोला कि एक काम करो भाई 60x दो, तो कितने दर्जन अंडे हैं? 60/12 5 दर्जन अंडे। तो जब भी कोई चीज का आपको दर्जन निकालना होता है तो 12 से डिवाइड करते हो, ठीक है, हो गया। अब दर्जन, अच्छा दर्जन ये बोलता है कि अंडे केले लेना है। अच्छा मान लो मेरे पास अगर 6 मार्कर है, 6 मार्कर कितने दर्जन है? आप बोलोगे आधा दर्जन। अच्छा दर्जन का फिक्स है कि अंडे और केले लेना है, कुछ भी हो सकता है। अरे 6 मार्कर है तो हाफ दर्जन। मेरे पास मान लो कि 24 मार्कर है तो 2 दर्जन, कुछ भी हो सकता है। तो दर्जन तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि सेब लेने गए, मान लो 6 सेब है, मान लो अब आपको मान लो कि सेब भी दर्जन में मिल रहे हैं तो 6 सेब है तो हाफ दर्जन है। मान लो आपके पास 48 है, 48 मान लेते हैं एप्पल है तो 4 दर्जन है। तो दर्जन, अगर आप दर्जन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास 12 एटम है, अरे 12 कार्बन के एटम है, कार्बन के 12 एटम, तो कितने एटम है? 1 दर्जन। मान लो मेरे पास 24 हाइड्रोजन के एटम है, 24 एटम, तो कितने दर्जन है? 2 एटम, मतलब 2 दर्जन एटम है। हाँ भाई ऐसा हो सकता है, इतना मत मतलब, अरे भाई एटम में तो दर्जन में हो सकते हैं, काउंट करो। मान लो हाइड्रोजन के एटम है, मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 24 एटम निकले, 24 हाइड्रोजन के एटम मतलब 2 दर्जन एटम, ठीक है। पर क्योंकि एटम छोटा होता है तो इसलिए इसको दर्जन में नहीं लेते, इसके लिए बड़ा नंबर चाहिए। अरे ये अंडे केले बड़े बड़े होते हैं, दिख जाते, एटम तो दिखता ही नहीं, तो उसके लिए बड़ा नंबर चाहिए, कुछ बहुत बड़ा नंबर। तो मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करता है। अगर कोई भी चीज अगर इतना होगा, कितना 6.023 इंटू 10⁻23 मोल कहलाएगा। कोई भी चीज, हाँ भाई कोई भी चीज, अगर आपके पास इतने मार्कर हो गए, कितने 6.023 इंटू 10⁻23 मार्कर हो गए तो वो कहलाएगा 1 मोल मार्कर। ये नंबर कुछ भी हो सकता है। आपके पास इतने रुपए हो गए तो कहलाएगा 1 मोल रुपीस। इतने अंडे हो गए मान लो, अरे पूरी दुनिया के अंडे मिला दो, हो सकता है इतने अंडे हो जाए, तो क्या कहलाएगा? 1 मोल अंडे, ठीक है। तो क्या होगा अगर आपको मोल निकालना है कभी, तो जो भी नंबर होगा, अरे भाई जो भी, अब बोलोगे सर किसका नंबर? अरे यार जो भी नंबर। अच्छा दर्जन में क्या बात की भाई, केला लेना है, सेब लेना है कि अंडे लेने, कुछ भी ले लो, अरे कुछ भी ले लो। तो नंबर मोल में ऐसी पार्शलिटी क्यों?
जैसे दर्जन था, जैसा पेयर था, वैसा मोल समझो। यूज टू होना है। अरे भाई ये मत समझो मोल मतलब केमिस्ट्री। मोल मतलब समझ लो कि डेली लाइफ में यूज करें, अपना है मतलब डेली लाइफ की तरह यूज करो। दर्जन को जैसा समझते हो वैसे मोल को भी समझो। पार्शियलिटी मत करो, मोल को भी वैसे समझो। ठीक है। क्या आप बोलोगे कि नंबर, अरे भाई कुछ भी ले लो जो आपका मन करे। अब केमिस्ट्री है तो एटम और मॉलिक्यूल होगा। केमिस्ट्री में तो ये नहीं बोलेगा कि 10 मतलब मोल अंडे आ गए। ठीक है। केमिस्ट्री में तो एटम मॉलिक्यूल की बात होगी, पर मोल कुछ भी हो सकता है। वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। तो नंबर को डिवाइड करना होता है मोल को निकालने के लिए इससे। अरे दर्जन निकालने के लिए किससे डिवाइड करते थे? 12 से डिवाइड करते थे। तो मोल निकालने के लिए इससे डिवाइड करोगे, ऑब्वियस है भाई। जैसे दर्जन को, अच्छा पेयर अगर मान लो 10 मार्क करते हैं तो कितने पेयर थे? 5। तो कैसे किया? 10/2 5। तो पेयर निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, दर्जन निकालने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। तो मोल को निकालने के लिए इससे डिवाइड करोगे। ये मोल इक्वल टू क्या हो सकता है? नंबर। किसका नंबर? अरे भाई जिसका आपका मन करे। एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, क्या लेना चाहते हो? आयन ले लो, क्या लेना है भैया? पैसे लेने, रुपीस ले लो, क्या लेना है? जो लेना चाहो ले लो। अगर मोल निकालना है तो Na से डिवाइड करेंगे। अरे Na क्या है? अरे भाई Na ही तो है सब कुछ, एवोगैड्रोस नंबर। इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। तो ये होता है मोल का पहला फॉर्मूला। मोल इज नंबर अपॉन Na। किसका नंबर? जो लेना चाहो, एटम मॉलिक्यूल आयन जो लेना चाहो। ठीक है। मोल का पहला फॉर्मूला। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन दी फॉलोइंग, इन दी फॉलोइंग्स। ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। कैलकुलेशन अच्छा रखना है। अप्रॉक्सीमेट चलेगा, आप चाहो तो इसको उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना अप्रॉक्सीमेशन। उड़े चलेगा, उड़ा दो, छोटी चीजें उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों को मोल निकालना है। कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब समझ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एटम बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, आयंस बोलो, डजंट मैटर, सबके लिए एक ही कैलकुलेशन। अरे भाई सबका एक ही कैलकुलेशन। इसको 1.204 इंटू 10⁻²4 और Na से डिवाइड करना है। Na की वैल्यू चलो 6.02 ले लेते हैं। ठीक है। अप्रॉक्सीमेट चलेगा भाई, इतना क्या टेंशन लेते हो सब लोग। डिवाइड होगा 10, डिवाइड करोगे दिस विल बी 2, अप्रॉक्सीमेट 2। सेकंड वाले करते हैं। और नीचे अरे Na से डिवाइड 6 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, 10⁻23। ये इससे कट जाएगा 10⁻3, ये इससे कटेगा 0.3। सो दिस विल बी 0.3 इंटू, ये ऊपर जाएगा 10⁻³ और दिस विल बी 3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। कैलकुलेशन में कोई भी कंफ्यूजन लगे मैथ्स रिवाइज करो। ठीक है। नीचे वाला करते हैं मोल। दिस विल बी हाफ मोल। ठीक है। इसका आंसर है ना, समझ में आ रहा है? तो मोल ऐसे निकाल लेते हैं। अब नीचे ये सब लिख लो सब लोग। अब नीचे एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 0.004 मोल CO2। ठीक है।
फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 0.004 मोल CO2। इतना मोल दिया है, बताना है कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की कोई बात है क्या इसमें। मोल इक्वल टू नंबर, अरे नंबर क्या, एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO2 तो मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियस मॉलिक्यूल होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन n है 6 × 10⁻23। देखो कोई कहता है सर मेरी बुक में 0.022 लिखा है 6.022, कोई कहता है मेरी बुक में 6.023 लिखा है। मैं कहता हूँ खत्म करो सब, हटाओ 0.022 0.023, खत्म करो मामला, 6 ले लो। इतना अब बोलोगे सर अप्रॉक्सीमेट, अरे इतना अप्रॉक्सीमेट चलता है भाई, 0.02 बहुत छोटा नंबर, उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं। मोल है 0.004 × 6 × 10⁻23, यही होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसको कैलकुलेट कर लो, आप लोगों का कैलकुलेशन तो ठीक होना चाहिए एक्चुअल में। सो दिस विल बी 24, सो दिस विल बी 2.4 × 10⁻21। कैलकुलेट करके देख लो ये आएगा, ठीक है। हम लोग एक न्यूमेरिकल और इस पे करते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं इस पे, लिखो a man have 1 mole rupees, a man have 1 mole rupees if he count 1 billion rupees in 1 second, if he count 1 बिलियन रुपीज इन 1 सेकेंड। बिलियन आपको पता होगा एक्चुअल में, नहीं पता मैं बता दूंगा पर आपको पता होना चाहिए वैसे। इफ यू काउंट 1 बिलियन रुपीज इन 1 सेकेंड, फाइंड, देखो 1 मोल रुपीज है और 1 सेकंड में 1 बिलियन काउंट कर लेता है। फाइंड टाइम इन ईयर्स, साल में बताना है कितने साल में। फाइंड टाइम इन ईयर्स in which he will able to count, in which he will able to count all the rupees, in which he will able to count all the rupees। तो बताना है कितने साल में वो सारे रुपए को काउंट कर लेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 साल में कितने, देखो 1 सेकंड में वो काउंट कर रहा था, तो हाँ पहली बात 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁻6 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। और 1 बिलियन का मतलब होता है, बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, वो 10⁻9 होता है, ठीक है। वो 1 अरब बोलते हैं ना, अरब, वो ये 1 अरब होता है, बिलियन, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1 ईयर में देखो कितने सेकंड होते हैं, अगर निकालना है तो 1 साल में आप मान के चलोगे 365 डे होता है। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अच्छा, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 दिन में होते हैं 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 1 मिनट में होता है, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 साल में इतने सेकेंड्स होते हैं। मतलब देखो क्या है, 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 1 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड, ठीक, कितने सेकंड। तो 1 सेकंड में, ठीक है, वो कितना रुपीस काउंट करता है, 1 बिलियन। तो 1 बिलियन रुपीस को काउंट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, फिर क्या होगा, 1 सेकंड में इतना काउंट करता है और इतने सेकंड होते हैं साल में। तो 1 साल में कितना काउंट करेगा, अरे इतना सेकंड होता है ना, तो क्या होगा, रुपीस काउंटेड इन 1 ईयर। तो 1 साल में कितना काउंट करेगा, अरे 1 सेकंड में काउंट करता है 10⁻9 और कितने सेकंड होते हैं 1 साल में, इतने, तो पूरा मल्टीप्लाई होगा 365 × 24। इसको मल्टीप्लाई करके ये होता है 3600, ठीक है। इतना 1 साल में इतना रुपीस काउंट करेगा। पूछा कितने साल में पूरा रुपीस काउंट कर लेगा, तो पूरा रुपीस कितना है, 1 मोल रुपए है भाई, 1 मोल रुपए है और 1 साल में इतना काउंट करता है। तो हमको टाइम निकालना है, तो भाई जैसे करते हैं कि टोटल वैल्यू को 1 की वैल्यू से डिवाइड करो।
तो टाइम निकालना है किसमें, इन ईयर्स। तो देखो कितना रुपए है टोटल, उसके पास रुपए है 6.023 मोल और 10⁻23। अब 0.023 उड़ाना चाहो तो उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने रुपए हैं और एक साल में इतना काउंट करता हो, एक साल के रुपये से डिवाइड कर दो, कितना है, इसको वहां मैं बढ़ा दूंगा तो कर देता हूँ 36 इंटू 365 इंटू 24, ये 2 जीरो को मैं हटा के पावर बढ़ा देता हूँ, तो इंटू 10⁻11। इतने साल में वो पूरे के पूरे क्या होगा, रुपीस को क्या है, काउंट कर लेगा। ठीक है, आपके पास समझ में आपके आ गया होगा। तो इतने साल में वो पूरे रुपीस को काउंट कर लेगा। तो हम लोगों ने आज मोल का पहला फॉर्मूला पढ़ा, जहाँ मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर अपॉन एन ए। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे क्या है, मोल के सेकंड फॉर्मूले को पढ़ेंगे।